तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग को एज यूजुअल टांग फैमिली बुली कर रही थी। उन्हें लगता है कि ज़ुरुआन पर यान जियांग की वजह से रैम्पेज गैंग ने अटैक किया होगा, मगर ज़ुरुआन ने इस बार यान जियांग का साथ दिया और ये देखकर यान जियांग भी थोड़ा सा हैरान था। साथ ही साथ यान जियांग पर ज़ुरुआन के एक सर्वेंट बाइयू ने हमला करने की कोशिश की और इसी बंदे ने ज़ुरुआन का लोकेशन असासिन्स के सामने रिवील किया था, जिसके चलते यान जियांग ने उसकी तगड़ी धुलाई कर दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर यान जियांग ने बाइयू पर पॉइजनस सेंटीपीड से अटैक कर दिया था। बाइयू तो इस सेंटीपीड की पॉइजन की वजह से बुरी तरह से तड़पने लगी। साथ ही साथ वो यान जियांग के सामने रहम की भीख मांग रही थी कि प्लीज इसे रोक लो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अगर तुम वाकई उन लोगों के बारे में जानना चाहते हो जो ज़ुरुआन को मारना चाहते तो प्लीज मुझे जिंदा छोड़ो, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने बाइयू को तड़पाना बंद कर दिया। वो कह रहा था मेरे ख्याल से अब तुम सच्चाई बताने के लिए तैयार हो चुकी हो, तो चलो जल्दी से बको कि ज़ुरुआन के पीछे कौन पड़ा है। तो बाइयू बताने लगी कि लॉर्ड कियान्यू का बेटा जिंगटियान ज़ुरुआन को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो कुछ भी करके ज़ुरुआन को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता था, मगर हमारी मिस ज़ुरुआन को जिंगटियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साथ ही साथ ज़ुरुआन के फादर ने भी इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इसलिए जिंगटियान ने एक प्लान बनाया। वो चाहता है कि ज़ुरुआन को किडनैप करके अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाए। एक बार ज़ुरुआन उसके कब्जे में आ जाए तो फिर वो टांग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और जिंगटियान ये प्लानिंग काफी लंबे अरसे से कर रहा था। उसने तो लिंग फैमिली को भी अपनी साइड कर लिया है। हमारी इस रेड मून सिटी में जिंगटियान के इतने सारे प्यादे हैं जो कि ज़ुरुआन और टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद तो यान जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि शायद इसी वजह से लिन शाओफिंग भी ज़ुरुआन के पीछे पड़ा था। उसने सबको ये बताया कि वो ज़ुरुआन को पसंद करता है, लेकिन उसका असली इरादा तो कुछ और ही था। वो ज़ुरुआन को हासिल करके उसे जिंगटियान के हवाले कर देगा। जिसके बाद वो बाइयू से पूछता है कि बताओ उन लोगों का आगे का क्या प्लान है। जिस पर बाइयू जवाब देते हुए कहने लगी कि पहला तो ज़ुरुआन को किडनैप करना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान आपकी वजह से फेल हो गया। तो अब वो अपना अगला वार हमारे मास्टर के बर्थडे पर करने वाला है। हमारे ओल्ड मास्टर के जन्मदिन पर टांग फैमिली में एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो जिंगटियान उसी दिन ज़ुरुआन को किडनैप करने की प्लानिंग बना रहा है। साथ ही साथ उसी दिन टांग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब सुनकर यान जियांग सोच रहा था कि हमारे ओल्ड मास्टर के जन्मदिन पर अभी 1 महीना बाकी है और इस 1 महीने में मुझे अपनी साइड से पूरी तैयारियां करनी होगी ताकि मैं जिंगटियान का मुकाबला कर पाऊं। इसलिए यान जियांग बाइयू को बताता है कि अब तुम ज़ुरुआन की सर्वेंट हो तो वैसे ही रहो, तुम किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी और अगर इसी 1 महीने के दरमियान तुम्हें जिंगटियान से कोई और इंस्ट्रक्शन मिली तो जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट करना और अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें 1 सेकंड में मार सकता हूँ। जिस पर बाइयू कह रही थी हाँ बिल्कुल, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आपने मुझ पर रहम दिखाया तो मैं आपकी गुलाम बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ुरुआन कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी है। उतने में ही यान जियांग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तो ज़ुरुआन उससे पूछने लगी कि बताओ यान जियांग तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो यान जियांग उससे कहता है ज़ुरुआन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम मुझे तीसरी रैंकिंग की स्पिरिट पिल दे सकती हो। जिस पर ज़ुरुआन कहने लगी कि हमारी स्टार मार्शल अकेडमी के पास इतना रेयर मटेरियल अवेलेबल नहीं। तुम तो अच्छे से जानते ही हो कि वो स्पिरिट पिल कितनी ज्यादा स्पेशल है, तो वो इतनी आसानी से हमारी पोजीशन में नहीं आ सकती। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरे रैंकिंग की स्पिरिट पिल दे सकती हूँ। तो यान जियांग कह रहा था सेकंड रैंकिंग की पिल तो मेरे किसी काम नहीं आने वाली। खैर कोई नहीं, मैं किसी और के पास जाकर चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे तीसरे रैंकिंग की स्पिरिट पिल मिल ही जाएगी। और अब यान जियांग उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। दरअसल व्हाइट फॉक्स यान जियांग से बात करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। वो अपने फ्लर्टी अंदाज में यान जियांग से कह रही थी कि एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही, अब प्लीज ये मत बोलना कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। वहीं पर यान जियांग तो हैरान होकर उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तुम्हें यहाँ मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहती है शायद तुमने भी मुझे काफी ज्यादा मिस किया। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं क्योंकि हमारी पिछली मुलाकात काफी ज्यादा रोमांटिक थी। यहाँ पर यान जियांग तुरंत ही अपनी बीवी की तरफ देखने लगा कि कहीं ज़ुरुआन को उस पर शक न हो जाए। जिसके बाद वो व्हाइट फॉक्स से कहने लगा कि सीनियर आप बेवजह की बकवास मत कीजिए, पिछली बार हमारी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी और उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे आप रोमांटिक बोल रही हो, और मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं, तो भला मैं आपको मिस क्यों करूँगा। मगर व्हाइट फॉक्स तो ज़ुरुआन के सामने जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। वो कह रही थी मेरी जान प्लीज मेरे दिल पर ऐसी छुरियां मत चलाओ, इससे तो मेरा नाजुक सा दिल टूटकर बिखर जाएगा। बेचारा यान जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। वो तो हमेशा लड़
लड़कियों के चक्रों से दूर रहता है। और ये बंदी तो जीरुआन के सामने ये सारी बकवास कर रही थी। इतना ही नहीं, व्हाइट फॉक्स तो उसे गले लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन यान जियांग समय रहते साइड में हट गया। वो कह रहा था, सीनियर पता नहीं आप ये सारी हरकतें क्यों कर रही हो, मैं तो आपको ढंग से जानता भी नहीं और आप हो कि मेरे गले पड़ रही। यहाँ पर व्हाइट फॉक्स को यान जियांग की हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहती है कि शायद तुम्हें दूसरों के सामने मुझे गले लगाने से एतराज हो रहा, लेकिन उस रात तो तुम काफी प्यार से मुझे हक कर रहे थे। ये सब सुनकर तो यान जियांग और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि आप तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। तो व्हाइट फॉक्स कहती कि हाय रे, ये मर्द जात तो ऐसी ही होती, पहला तो तुम्हें ये सब करने में मजा आता है और बाद में तुम भूल जाते हो। उनकी सारी बातें जीरुआन एकदम खामोशी से सुन रही थी, लेकिन अब उसके भी सब्र का बांध टूट चुका। भले वो यान जियांग को हस्बैंड जैसा प्यार नहीं करती, लेकिन आज यान जियांग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगी। और गुस्से में कहने लगी कि ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम दोनों फ्लर्ट करो। अगर तुम दोनों का प्यार इतना ही उछल रहा है तो कहीं और जाके बात करो। जिस पर यान जियांग कह रहा था, जीरुआन प्लीज मेरी बात सुनो, मैं इस बंदी को जानता भी नहीं और ना ही मैंने इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकतें की हैं। तुम हम दोनों के बारे में जो कुछ भी सोच रही हो पूरी तरह से गलत है। हालांकि जीरुआन कहा ही उसकी सुनने वाली थी। वो कहती, यान जियांग एक ही बात मुझे बार बार दोहराना पसंद नहीं आता, जल्दी से इस लड़की को उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ। तो व्हाइट फॉक्स तुरंत ही यान जियांग का हाथ थामते हुए कहने लगी कि इस लड़की पर ध्यान मत दो, मेरे ख्याल से इसे हमारी गहरी मोहब्बत देखकर जलन हो रही, कोई बात नहीं तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर बेचारा यान जियांग कई सारी कसमें खाते हुए कहने लगा कि जीरुआन प्लीज मेरा यकीन करो, इसके और मेरे दरमियान कोई चक्कर नहीं चल रहा। मगर जीरुआन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। इसलिए बाहर आने के बाद यान जियांग व्हाइट फॉक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था, सीनियर आपने काफी बड़ा तमाशा खड़ा किया है, अब जल्दी बताएं आपको मुझसे क्या चाहिए। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहती है कि तुम्हें हमारी पिछली मुलाकात तो याद ही होगी, उस रात तुम्हें ग्रेविटी स्टेयर से कोई ट्रेजर मिला था, लेकिन उसके बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जो सुनते साथ ही बेचारे यान जियांग ने इरिटेट होकर अपना सिर पकड़ लिया। बस उस ट्रेजर का नाम जानने के लिए इस बंदे ने जीरुआन के सामने उसकी इमेज पूरी तरह से खराब कर दी। ओके ताई सीनियर, उस रात मुझे चौथी रैंकिंग की डिमोनिक कोर मिली थी, जिसे थंडर लायन कोर भी कहा जाता है। अगर वो कोर मेरे पास होती तो मैं अभी के अभी उसे आपके हवाले कर देता, ताकि आपसे मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। हालांकि मैंने तो उस कोर को उसी रात रिफाइन कर लिया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत ही जायंट मिस्टीरियस फॉर्मेशन भी था। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहने लगी कि हाँ, उस फॉर्मेशन के बारे में तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मुझे तो बस उस ट्रेजर में दिलचस्पी थी, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी उसे रिफाइन कर लिया है, इसीलिए अब तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ चलो, एक बात तो साबित हो गई कि तुम जीरुआन की काफी ज्यादा फिक्र करते हो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा और जीरुआन का रिश्ता क्या है? तो यान जियांग कह रहा था, सीनियर आप अच्छे से जानती हो कि जीरुआन मेरी कौन लगती है, लेकिन फिर भी मेरे सामने भोली बनने का दिखावा कर रही। आपको सब पता था, इसलिए तो आपने जीरुआन के सामने मुझे थरकी कुत्ता कमीना साबित कर दिया। ये सब सुनकर व्हाइट फॉक्स को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहती, यान जियांग जीरुआन तो बीवी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, वो तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। तुम एक काम करो, उसे तलाक देकर मेरे पास आ जाओ, सच बता रही हूँ, मेरे बाहों में आकर तुम काफी ज्यादा खुश रहोगे। तो यान जियांग कह रहा था, सीनियर प्लीज मेरे साथ मजाक करना बंद कर दीजिए। और हाँ एक बात और, जीरुआन नहीं चाहती कि मैं उसका हस्बैंड हूँ ये बात किसी को पता चले, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सीनियर इस बात को सीक्रेट रखेगी। तो व्हाइट फॉक्स कहती, ठीक है यान जियांग, इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहला मुझे किस करना होगा। जो सुनकर यान जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था, सीनियर माफ कीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तो व्हाइट फॉक्स उससे कहती कि यान जियांग तुम तो काफी ज्यादा ईमानदार हो, तुमने अपने सामने आई हुई इतनी खूबसूरत लड़की को भी ठुकरा दिया। खैर कोई नहीं, आज न कल तुम्हें मुझे किस करना ही होगा। नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम मेरी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाओगे। और इतना कहते साथ ही व्हाइट फॉक्स वहाँ से रवाना हो गई। यान जियांग कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि इस बार मैं उस बंदी का शिकार नहीं बना, लेकिन अगली बार मुझे जीरुआन के साथ उस बंदी के बारे में बात करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि जीरुआन इसके बारे में काफी कुछ जानती होगी, इसलिए तो काफी देर तक जीरुआन उसकी बकवास को सहन कर रही थी। और उतने में यान जियांग की नजर पड़ी कियानशुई पर। यान जियांग तो उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो कियानशुई से
उसे बता रही थी कि मैंने भी तुम्हारी स्टार मार्शल अकेडमी में एडमिशन ले ली। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप भी यहाँ के डिसाइपल होंगे। जो सुनकर यान जियांग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अब तो हम दोनों फेलो डिसाइपल्स बन चुके हैं, इसलिए आज के बाद तुम मुझे सीनियर यान जियांग बुलाओगी। तो कियानशुई कहती ठीक है, लेकिन आप मुझे जूनियर मत बुलाना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम लो। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि ये बंदी यान जियांग को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए यान जियांग के साथ वक्त बिताने के लिए वो कहने लगी कि क्या आप मुझे एकेडमी दिखा सकते हो, मेरे लिए तो ये पूरा इलाका नया है। तो यान जियांग भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। रास्ते में वो कियानशुई से पूछ रहा था कि बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा। मुझे अच्छे से याद है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तब तुम काफी ज्यादा कमजोर थी। तो कियानशुई कहती सीनियर, जब से आपने मुझे हील किया तब से मेरी 9 इन बॉडी ने मुझ पर कोई बैकलैश नहीं किया। इनफैक्ट मेरी 9 इन फोर्स तो पूरी तरह से शांत हो गई, साथ ही साथ मेरी कल्टीवेशन भी काफी तेजी के साथ इम्प्रूव हो रही, और ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ। तो मैं आपको एक थैंक यू टोकन देना चाहती हूँ। इतना कहते साथ ही कियानशुई ने एक बॉक्स को समन कर लिया। वो कह रही थी सीनियर प्लीज इस बॉक्स को रख लीजिए। अब यान जियांग उसे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकती हो इसके अंदर क्या है। तो कियानशुई कहती कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये गिफ्ट आपको देने के लिए बताया था। दरअसल इसमें तीसरी रैंकिंग की स्पिरिट पिल है, और इसी पिल की तो यान जियांग को भी तलाश थी। वो कहने लगा कियानशुई प्लीज अपने ग्रैंडफादर को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, क्योंकि मुझे इसी तीसरे रैंकिंग की स्पिरिट पिल की काफी ज्यादा जरूरत थी। जिस पर कियानशुई कह रही थी कि इस पिल को ट्रिपल टर्न पावर कंडेंसिंग पिल कहा जाता है। पिछली बार आपने मेरे ग्रैंडफादर के सामने इस पिल का जिक्र किया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरी सिटी में जाकर स्पेशली आपके लिए इसे परचेस किया। ये सब सुनकर यान जियांग काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जब से सॉन्ग फैमिली के साथ उसकी मुलाकात हुई सॉन्ग फैमिली ने हमेशा उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड दिए। वो कह रहा था मिस आपके ग्रैंडफादर का ये एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। प्लीज जब भी आप उनके पास वापस जाओगे मेरा ग्रेटिट्यूड उन्हें बता देना। अब रात के समय यान जियांग ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोड इंटेंट रिलीज हो रहा था, साथ ही साथ वहाँ पर एक सोड फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गया। तो इसी वक्त यान जियांग कियानशुई ने दी हुई 3rd रैंकिंग की स्पिरिट पिल को कंज्यूम कर लेता है। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी सोड एलिमेंटल बॉडी अवेकन हो गई। कई सारी सोड आपस में रिवॉल्व होते हुए यान जियांग को रिफाइनिंग प्रोसेस में मदद कर रही थी, और अब थोड़ी देर में वो एनर्जी फ्लो काफी ज्यादा तेज हो गया। इतना ही नहीं, यान जियांग को फील हो रहा था कि इस पिल ने उसे अंदर से काफी ज्यादा मजबूत बना दिया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल पावर बड़ी तेजी के साथ आसमान की तरफ फ्लोट होने लगी। वहाँ पर एक शानदार सा फिनोमेना क्रिएट हो गया था, और अब थोड़ा वक्त गुजरने के बाद यान जियांग कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो अपनी इस प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने आज थंडर सोड इंटेंट बॉडी की चौथी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो कह रहा था कि जब मैं ये बात मेरे मास्टर को बताऊंगा वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मास्टर हमेशा मुझ पर प्राउड फील करे, मैं उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। खैर पता नहीं इस ब्रेक थ्रू के बाद मेरी पावर्स में कितना ज्यादा इजाफा हुआ होगा। वेल ये सब जानने के लिए बस एक ही तरीका है, मुझे किसी के साथ फाइट करनी होगी। बस एक बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाऊँ फिर तो मैं अपने पुराने दुश्मन टियानशी का मुकाबला करूंगा। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दिन टियानशी का मुकाबला कर पाऊँ। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी टियानशी को माफ नहीं करूंगा। तो इस तरह से यान जियांग अपना पुराना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।